हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज के इस डे नंबर 22 में हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसका जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंडक्शन, और वो टोटली करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस है। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का केवीएल केसीएल यूज करना जानते हो तो हीट ट्रांसफर का जो मोर देन हाफ चैप्टर है वो आप बड़ी इजीली क्लिक कर पाओगे, बड़ी इजीली उसके क्वेश्चन को कर पाओगे। कई बार आपको शॉर्टकट भी मिल सकता है। तो इसलिए हम देखने वाले बच्चों हीट ट्रांसफर को करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस के बाद, वरना आगे थर्मो का टॉपिक्स आने वाला है। फरवरी में आपको मिलेगा उसके लेक्चर्स, जिसमें हम कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, थर्मोडायनेमिक्स, इन सारे चैप्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले समझते हैं इस चैप्टर को। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो पूरे चैप्टर को हम मेजर 3 टॉपिक में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंडक्शन, दूसरा टॉपिक है एमिशन, स्टीफन्स लॉ वाला तीसरा टॉपिक है कूलिंग रेट या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब अगर प्रायोरिटी की बात करें तो 50% से ज्यादा जो कंटेंट होगा है वो है कंडक्शन का। प्रायोरिटी में कंडक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में, और पूछा जाएगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एमिशन की फिर कूलिंग रेट, इन दोनों में बात करें तो ये दोनों वैसे एक ही टॉपिक है, तो इनकी प्रायोरिटी रहती है दूसरी, क्योंकि एमिशन का ही स्पेशल रिजल्ट है कूलिंग रेट कि जब टेम्परेचर डिफरेंस काफी छोटा हो तब एमिशन का जो रिजल्ट है वो अपने आप कूलिंग रेट में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूटन का लॉ अपने आप एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कंडक्शन को। कंडक्शन एक बहुत अच्छा और बड़ा मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा उसके क्वेश्चन करने में, और हमने काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं इस सेशन में ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करेंगे इसको। तो यहां पे हमें K1, K2 और K3 इसकी हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, K1, K2 और K3 का। तो देखो तीनों सीरीज में है, और दूसरी चीज के एक और चीज बोली गई है कि इनका क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों का सेम है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, अब एक चीज सीरीज में कनेक्शन होने का मतलब जितनी हीट यहां से फ्लो होगी उतनी यहीं से होगी, उतनी यहां से होगी, तीनों का हीट फ्लो सेम रहने वाला है। यानी मैं तीनों का हीट फ्लो कंपेयर कर सकता हूं। पहले का हीट फ्लो होगा एरिया ए इंटू K1 बाई लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस 30, बराबर दूसरे का एरिया ए K2 बाई लेंथ 50, बराबर एरिया ए K3 बाई लेंथ इंटू 20। यहां से AL कट होगा तो यहां से हम लिख सकते हैं 3K1 बराबर 5K2 बराबर 2K3। अब हम कंपेयर करें जैसे K1 और K3 को, तो K1 बाई K3 हम लिख सकते हैं 2 बाई 3, और अगर मैं कंपेयर करूं K2 K3 को तो K2 बाई K3 लिख सकते हैं 2 बाई 5। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे तो बच्चों अपना ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, यहां पे होगा K2, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे होगा K2, अपना ऑप्शन 1 मैच होने वाला है। बाकी क्या आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, सब गलत हो गया, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 मैच होगा। देखो ये सिंपल हमने कौन सा रूल यहां पे यूज किया है कि भाई सीरीज में हीट फ्लो सेम रहता है, बस इसको हम सिंपली यूज करेंगे तो अपने आप ये रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वापस वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे हमें इफेक्टिव के पूछा है, इफेक्टिव के पूछा गया है, यानी ऐसा समझो कि आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढ के लिखना होगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके से है यहां पे स्ट्रक्चर कि एक बड़ा सा सिलेंडर है, उसके अंदर छोटा सा सिलेंडर, जो अंदर वाला सिलेंडर है ये वाला, उसकी रेडियस है यहां से R और टोटल रेडियस है 2R। अब K की बात करें तो इनर का K1 आउटर का K2, इनर का K1 आउटर का K2। यानी देखो अगर यहां पे टेम्परेचर T1 है T2 है तो हीट फ्लो कैसे होगा, दोनों में से हीट फ्लो होगा, यानी ये पैरेलल कनेक्शन के बराबर हो गया। यानी ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1 और नीचे वाले का रेजिस्टेंस R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब R1 R2 रेजिस्टेंस को अगर हम थर्मल के फॉर्म में लिखे तो रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को L/A के ऐसा लिख सकते हैं। यानी R1 कितना हुआ बच्चों
L अपॉन अंदर वाले का जो एरिया हुआ कितना होने वाला है, पाई आर स्क्वायर इंटू K1। R2 की बात करेंगे, लेंथ तो सेम है। अब ये आउटर वाला एरिया देखो, पूरे एरिया में से इतना हटा दो तो जो आसपास बचेगा उसका एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो R2 कितना होगा, L अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इंटू K2। ये हो गया R1 R2। ठीक है। अब इक्विवेलेंट बात करेंगे तो पूरा सिलेंडर सिंगल लेंगे K इक्विवेलेंट का, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, लेंथ सेम है, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू K इक्विवेलेंट। अब पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर K इक्विवेलेंट अपॉन L बराबर 1 अपॉन R1 होगा, R1 यहां से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर K1 अपॉन L प्लस 3 पाई आर स्क्वायर K2 बाई L। L को जाने दो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को जाने दो, यहां से K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस 3K2 बाई 4, K1 प्लस 3K2 बाई 4। ये अपना आंसर होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो यहां पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली होंगे, और आगे भी देखेंगे हम जितने क्वेश्चन देखेंगे उसमें पूरी ट्राई करेंगे कि केवीएल केसीएल का जो कंसेप्ट है वो यहां पे हम अप्लाई कर सके ताकि आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं कि ये भी हम केवीएल केसीएल से कर सकते हैं। ध्यान से देखना, हमें कनेक्शन ऐसा दिया है, इसकी लेंथ है L/2, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L/2, ये है L/4 L L/4। इस तरीके से कनेक्शन है। अगर हम रेजिस्टेंस को कंपेयर करें तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, L अपॉन KA, यानी जितना L उतना रेजिस्टेंस होगा, ये कह सकते हैं। यानी अगर इसका रेजिस्टेंस R मान लूं मैं, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो यहां पे मैंने देखो सबको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये होगा R/2 R/4 R/4 R/2, इस तरीके से होगा। और जब हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर होगा वो वोल्टेज बन जाएगा। वो क्या बनने वाला है बच्चों, वोल्टेज बनेगा। यानी क्या बोला है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस 120 वोल्टेज, तो यहाँ पे टेम्परेचर 120 रखेंगे, यहाँ पे 0, यानी 120 वोल्ट और 0 वोल्ट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ सही है। अब मुझे ये ढूंढना है कि भाई यहां से कितना करंट जाएगा, पहले मुझे ढूंढना है, इसके लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ, R प्लस R/4 प्लस R/4, यानी हो गया 3R/2 और R। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 3R/2 और R का पैरेलल, यानी 3R/2 प्लस R, यानी ये हो जाएगा 3R²/2 अपॉन 5R/2। तो R/2 को जाने तो ये हो गया 3R/5, यानी इक्विवेलेंट बच्चा यहां पे बन रहा है, ये है R/2 3R/5 R/2, ये है 120 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट। अब करंट की बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, सॉरी R/2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा R/2 R प्लस 3R/5 R प्लस 3R/5, यानी ये हो गया 8R/5 और 120 वोल्ट। यानी जो करंट होगा बच्चों यहाँ पे करंट I होने वाला है, करंट I की बात करेंगे हम तो I बराबर V अपॉन R, वोल्टेज है 120, ये है 8R/5, तो ये होने वाला है 15, यानी ये हो गया 75/R, इतना करंट फ्लो होगा। और यही करंट इसमें सही फ्लो होगा तो मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूं। यहां पे डेल्टा V कितना आएगा, IR, तो I कितना है 75/R, और यहां पे R कितना है 3R/5, R को जाने दो, ये होगा 15 15 या 45, यानी यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा 45 डिग्री का, ये हो गया अपना 45। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो बहुत लंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वापस एनसीईआरटी की पैटर्न, वीडियो को पॉज करो, पूरा स्टेटमेंट हो सके तो लिख लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हमें बोला गया है 3 स्ट्रक्चर है और इसको वाई शेप में वेल्ड किया गया है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कॉपर, ब्रास
कॉपर, ब्रास और स्टील। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तीनों का एरिया सेम है, एरिया 4, एरिया 4, एरिया 4, बहुत अच्छी बात है। कॉपर का 100 डिग्री पे रखा है एंड ब्रास और स्टील का 0 0, यह है 0 डिग्री, यह है 0 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे है T टेम्परेचर, बीच में जंक्शन का जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेंथ की बात करें तो कॉपर, ब्रास, स्टील 46, 13, 12, यह है 46, 13, 12, 46, 13, 12। और K की बात करें तो 0.92, इसका K है 0.92, इसका K है 0.26, इसका K है 0.12। ठीक है, पूछा गया है रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर, इस कॉपर में से कितना हीट फ्लो होगा। यूनिट देखो कैलोरी पर सेकंड, ये CGS वाला यूनिट है। ठीक है, और यहां पे ये भी देखो कि ये जो कंडक्टिविटी दिया वो भी CGS में है, लेंथ भी सेल्सियस CGS में है, CGS का टेम्परेचर डिग्री में, एरिया भी सेंटी, यानी ऑलरेडी सारी चीजें CGS में है, तो हमें अपने आप कैलोरी भी CGS में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए मुझे कोई भी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ का टेम्परेचर ढूंढना पड़ेगा। तो मान लेता हूं मैं यहाँ से आने वाली हीट बराबर यहाँ और यहाँ जाने वाली हीट, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी हीट आएगी, K है 0.92, KA है 4 अपॉन लेंथ 46, 100 माइनस T बराबर 0.26, 4/13T प्लस 0.12, 4/12T। यहां से हम मेजर करेंगे तो पहले 4 4 को जाने देते, एरिया सेम है। ये हो जाएगा 92/40 यानी 2/100, यहां पे होगा 2/100, 100 माइनस T। ठीक है, यहां से बराबर ये भी हो जाएगा 2/100T प्लस यहां पे होने वाला है 1/100 यानी 2/100 इंटू 1/2T। ऐसा करने से मेरा हर जगह पे 2/100 चला गया। तो बचा क्या है यहां पे बच्चों, 100 माइनस T बराबर 3T/2 यानी 100 बराबर 5T/2। तो ये हो गया 20 यानी T आ गया 40, यानी इस जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा बच्चों वो होगा 40 डिग्री। अब मुझे यहां से आने वाली हीट यानी मुझे ये चीज ढूंढनी है, यानी मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये कितनी होगी बच्चों, ये होगी 2/100 इंटू 100 माइनस 40 60। तो इसको जाने दो, तो ये हो गया 12/10 यानी इसमें से जाने वाली हीट हो जाएगी 1.2 कैलोरी पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना है तो बड़ी इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और कंडक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। हीट ट्रांसफर अगर आया तो ऐसा समझो कि 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन कंडक्शन से होगा, लेकिन फिर भी चांस नहीं लेना, हमें तो पूरा सिलेबस अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस कंडक्शन पे है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अब यहां पे हमें बोला गया है 2 रॉड है। पहला रॉड, इसका टेम्परेचर 100, इसका 0। ये है L/2 का, ये है L/2 का, ये है कॉपर, ये है स्टील। और बोला गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स, यानी अगर इसकी कंडक्टिविटी स्टील की K है तो कॉपर की होगी 9K। बाकी एरिया, लेंथ, सारी चीजें सेम है। अब देखो एक चीज हमने बोला, रेजिस्टेंस क्या है, L/KA, यानी अगर कंडक्टिविटी 9 टाइम्स है तो इसका रेजिस्टेंस 1/9 हो जाएगा, कह सकता हूं। यानी अगर इसका रेजिस्टेंस में R लूंगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 9R हो जाएगा। कितना होने वाला है, 9R होने वाला है। अब मैं यहां पे सिंपली सॉल्व करूंगा। 100, 0 वोल्ट, ये है R, ये है 9R, यानी टोटल हो गया 10R। तो यहां से टोटल करंट I कितना जाएगा, I बराबर 100/10R, ये होने वाला है 10/R। तो यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 10/R इंटू करंट इंटू R, यानी यहां पे 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी अगर यहां पे टेम्परेचर 100 है तो यहां पे टेम्परेचर हो जाएगा 90, क्योंकि यहां पे ड्रॉप हुआ 10 का।
तो इसका आंसर आने वाला है 90। देखो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट यूज करो तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम कितनी इजीली हम कर पाएंगे, हमें ये समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा है द रेडियल रेट इज प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा है। तो हमारे पास दो स्फेरिकल शेप है, ठीक है, अंदर वाले का और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का रेडियस R1 और R2 यहां पे बोला गया है, ठीक है, और अंदर वाले का टेम्परेचर T1, बाहर वाले का टेम्परेचर T2 है, और दोनों के बीच का जो सब्सटेंस है वो है कंडक्टर। यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ये है R1 रेडियस का, बाहर वाले का R2 रेडियस है, और अंदर जो सब्सटेंस भरा है वो है K का, यहां का टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर T2। यानी अब पूछा है रेट फ्लोर प्रोपोर्शनल टू, यानी H बराबर क्या होगा, यह करंट के कंपेयर कर सकते हैं, यानी करंट बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन R, ठीक है। तो एक तो T1 डेल्टा V यानी ये हो गया डेल्टा टेम्परेचर अपॉन उसका थर्मल रेजिस्टेंस R, यानी मुझे एक बार थर्मल रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख चुके हो। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा जाता है, यहां से R डिस्टेंस पे हम एक R डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा शेल लेंगे, इसकी बात करेंगे तो उसका dr क्या होगा, उसका थर्मल dr बराबर उसकी लेंथ L अपॉन K, एरिया कितना होना है 4 पाई R स्क्वायर। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई K, इंटीग्रेट करूंगा तो R⁻² dr R1 से लेके R2 तक, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 पाई K 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है ये। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये होगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई के, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो करंट की बात करेंगे यानी हीट की बात करेंगे तो वो है डेल्टा V अपॉन रेजिस्टेंस R, यानी 1 अपॉन R है तो इसकी अगर मैं वैल्यू करूंगा तो ये अपने आप हो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, इस पे डिपेंड करेगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये हो गया अपना आंसर D, ठीक है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो अपना आंसर बी भी बन सकता है जो गलत है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे हमें दिया गया है एक रॉड है, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ये है K1 का, ये है K2 का। तो पूछा है जंक्शन का टेम्परेचर T कितना, तो यहां से आने वाली हीट बराबर यहां जाने वाली हीट, यहां से अपने आप हो जाएगा। तो यहां से आने वाली हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो K1 एरिया अपॉन L1 T1 माइनस T बराबर यहां से जाने वाली हीट का क्या होगा, K2 A बाई L2 T माइनस T2। ए को जाने दो, अब इसको सॉल्व करो तो बड़ी आसानी से आपका T टेम्परेचर आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। नेक्स्ट, अब हम आ गए रेडिएशन में। देखो अभी तक के जो क्वेश्चन देखे थे हमने 7 क्वेश्चन, वो सारे कंडक्शन के। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो सारे रेडिएशन और कूलिंग रेट पे बेस होंगे। तो रेडिएशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन भी लंबी है, इंटीग्रेशन भी काफी खतरनाक है। तो खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो समझते हैं क्वेश्चन को। एक सॉलिड स्फीयर है, R रेडियस M मास का, और उसका जो आसपास का जो सराउंडिंग है वो T0 टेम्परेचर का है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस R है, मास M है, बाहर का टेम्परेचर T0 है, और वो कूल हो रहा है, और उसका जो स्पेसिफिक हीट है C वो अल्फा T क्यूब, यानी यहां पे देखो कैलोरीमेट्री भी आ गया, उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो है अल्फा T क्यूब के प्रोपोर्शनल में। और इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इसका कहां बोला, इनिशियल टेम्परेचर है 3T0 और वो कूल हो रहा है 2T0 तक। तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसको कूल होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली चीज मान लेता हूं मैं स्फीयर का टेम्परेचर T है, तो स्फीयर किस रेट से हीट एमिट करेगा, वो रेट हो जाएगा बच्चों सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर T⁴ माइनस T⁴।
इस रेट से हीट एमिट करेगा, ठीक है, और इस रेट से उसको हम, अगर ये हीट एमिट करने का रेट है तो कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से इज इक्वल टू ms डेल्टा टी होगा। तो इसका मास कितना होने वाला है, मास दिया है m और उसका जो s है वो है अल्फा टी क्यूब और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ dt बाई dt। इस तरीके से कुछ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल ही है ये, कह सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन m अल्फा बराबर टी क्यूब अपॉन टी रेस टू 4 माइनस टी 0 रेस टू 4 dt इंटू dt, ये इस तरीके से होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, यहाँ पे टेम्परेचर t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 3t0 से 2t0 तक रखनी है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी पड़ेगी। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, मान लेता हूँ इसको रिप्लेस करता हूँ x से, तो x बराबर हो गया t रेस टू 4 माइनस t0 रेस टू 4, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, 4t क्यूब, यानी t क्यूब इंटू dt क्या होने वाला है, dx बाई 4। तो ऊपर वाले को मैं रिप्लेस करके लिख दूंगा dx बाई 4, यानी ये हो गया बच्चों dx बाई 4 अपॉन x। अब लिमिट की बात करते हैं यहां पे, ठीक है, तो लिमिट मुझे अभी x की रखनी है, तो ये है 3t नॉट, तो यहां पे मैं 3t नॉट रखूंगा, तो x कितना हो जाएगा, इनिशियल लिमिट की बात करूं तो 3 का 4 पावर 81 माइनस, यानी ये हो गया 80 t नॉट का 4, ये हो गया मेरा इनिशियल लिमिट। फाइनल लिमिट की बात करूंगा तो मुझे 2, तो 2 की 4 पावर 16 माइनस, यानी हो गया 15 t नॉट रेस टू, मेरे जो यही लिमिट रखनी है 18 से 15, यानी 18 टी नॉट रेस टू 4 बराबर, और यहां से 15 टी नॉट रेस टू 4। दूसरी एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये रेट ऑफ एमिशन है, यानी यहां से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, आगे आने वाला है बच्चों माइनस, यहां पे आगे क्या आएगा, माइनस। इज इक्वल टू टाइम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन m अल्फा इंटू टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 ऊपर जाने दो, तो सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर अपॉन m अल्फा टी बराबर ln, यहां पे ln आने वाला है बच्चों 15 बाई 18, और माइनस की वजह से लिखेंगे 18 बाई 50, 18 बाई 50, यानी इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 16, मतलब 5 से करेंगे तो 16 बाई 3। तो टाइम आने वाला है m अल्फा ln 16 बाई 3 अपन सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर। तो ln 16 बाई 3 वाला आंसर आएगा, ln 16 बाई 3, और यहाँ पे 16 भी है, ये अपना आंसर होगा। देख सकते हो जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग काम नहीं कर रही, ध्यान से देखना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कब काम करता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस, ध्यान से सुनना, जब टेम्परेचर डिफरेंस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से काफी छोटा हो। यहाँ पे देखो बॉडी का टेम्परेचर है 3t नॉट, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है t नॉट, यानी टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 2t नॉट, और वो तो एटमॉस्फेयर से डबल है क्योंकि एटमॉस्फेयर का t नॉट है। तो न्यूटन लॉ कूलिंग काम नहीं करता, तब आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे काफी ज्यादा हो, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस है, तब आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या यूज कर सकते हैं। वो क्या कहता है, dt बाई dt इज माइनस के टी माइनस टी नॉट। यह है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये तभी यूज होता है जब ये वाला टर्म t माइनस टी नॉट इज वेरी 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 लेस देन टी नॉट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये चीज यूज नहीं होगी। ये हमें अच्छे से ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी, आंसर कुछ और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो सन वाला क्वेश्चन है, पूछा है कि अर्थ पे कितना पावर आ रहा है, जहां पे r0 इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक सन ड्रॉ करते हैं, सन की रेडियस है r, उसका टेम्परेचर है T, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे अर्थ है छोटी सी जिसकी रेडियस है r0, ठीक है। तो पहले देखते हैं सन कितना हीट एमिट करेगा हर जगह। तो हर सेकंड पे सन कितना एमिट करेगा, उसका पावर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू 4, ठीक है। तो उसकी ये r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू 4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को जाने दो। अब अर्थ कितना रिसीव करेगा, तो अर्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पावर बाय अर्थ ये कितना होना है, सिग्मा
आर स्क्वायर टी रेज टू 4 बाई आर स्क्वायर पाई आर नॉट का स्क्वायर, ऐसा कोई आंसर आएगा। सिग्मा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर टी रेज टू 4 आर स्क्वायर, ये बी अपना आंसर आने वाला है। ठीक है, ये जानते ही है जब हम सन की सरफेस का टेम्परेचर मेजर करने का जो क्वेश्चन करते हैं अद्वैत उसमें करवाया जाता है, सीधी बात है। तो यहाँ पे हम ये चीज जानते हैं, इसलिए जेईई मेन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप चुटकियों में कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी क्लास में किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस देखो ये सीधा क्वेश्चन पिछले रिजल्ट पे बेस है। अगर सन का टेम्परेचर डबल कर दिया और रेडियस भी r से 2r कर दी, टेम्परेचर भी डबल रेडियस भी डबल, तो अर्थ को मिलने वाले का क्या होगा, उसको मिलने वाली हीट। तो देखो अर्थ को मिलने वाली हीट रेडियस का स्क्वायर और टेम्परेचर के 4 टाइम्स ऐसे डिपेंड करता है। P ऑन अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू सन की रेडियस का स्क्वायर टेम्परेचर का 4 टाइम। तो रेडियस को डबल कर दो तो ये 4 हो जाएगा और इसको टेम्परेचर भी डबल कर दो उसका 4 पावर, तो 2 2 4 2 8 2 16, तो ये होने वाला है 16। तो टोटल कितने टाइम हो गया है, 64 टाइम्स हो गया आराम से क्वेश्चन। तो वो भी ये भी प्रीवियस ईयर पे इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कूलिंग रेट पे बेस। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हम जानते ही है, उसके 2 फॉर्मूला है बच्चों। या वैसे देखो अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करूं तो टोटल 3 फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है dt बाई dt इज माइनस के टी माइनस टी जीरो। दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो है टाइम की बात करेंगे तो टाइम का फॉर्मूला है 1/k ln t2 माइनस टी जीरो t1 माइनस टी जीरो। या फिर एक अप्रोक्सीमेट और एक फॉर्मूला है बच्चों वो है t2 माइनस t1 बाई टाइम t बराबर k, ये हो जाएगा t2 प्लस t1 बाई 2 माइनस टी जीरो। 3 फॉर्मूला है न्यूटन, आपको पता चलना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हर जगह टी है। T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर, T0 है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, T है किसी टाइम का टेम्परेचर और स्मॉल t है टाइम। ठीक है, तो देखना है कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और ये आप प्रैक्टिस करोगे जब आपने मॉड्यूल सॉल्व किए होंगे अपने कोचिंग के। जैसे हमने अद्वैत में ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा करवा रखे होंगे। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता चल ही जाता है बच्चों कि यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमें जो हिंट दे रखा वो है कि भाई 50 डिग्री से 40 डिग्री वो हो रहा है 300 सेकंड में। तो दूसरे 300 सेकंड में उसका टेम्परेचर T कितना होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20। तो पहले मैं इसके लिए न्यूटन लॉ अप्लाई करता हूं। तो T2 माइनस T1 बाई टाइम T 50 माइनस 40 10 बटे टाइम T 300 बराबर K। एवरेज टेम्परेचर 45 माइनस 20, यानी ये हो गया बच्चों 1 बराबर 30K इंटू 25। तो ये हो गया 1 बराबर K इंटू 750, यानी K बराबर 1/750। यहां से 25 यहां से हो जाएगा। अब दूसरे का इक्वेशन लिखते हैं। अब मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है 40 से T, तो क्या बनेगा ये 40 माइनस T अपॉन टाइम कितना बोला 300 बराबर K है 1/750। ठीक है, ये हो जाएगा 40 प्लस T बाई 2 माइनस 20। यहां से ये हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15 से ये आ जाएगा 5 का, ये हो जाएगा 2 का, तो सामने जाएगा तो 200 माइनस 5T बराबर 2 यहाँ पे जाने वाला है। तो 40 प्लस T माइनस 40 40 40 को जाने दो, तो 200 बराबर 6T। T बराबर हो गया 200 बाई 6 100 बाई 3। तो आंसर आएगा 100 बाई 3 33.33, यानी 33 के आसपास का आंसर आएगा। विल क्लोज टू, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑलवेज अप्रोक्सीमेट होता है, इसलिए 100% गारंटी वाला आंसर हम नहीं दे सकते। विल क्लोज टू जरूरी है, ना लिखा हो तब भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये आंसर अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो वापस बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ऊपर से ग्राफ है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। आपके लिए इमेज बड़ा बना देता हूं मैं। देखो इस तरीके से आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, खुद से ट्राई करो। तो हमें यह देखना है बच्चों, देखो ए और बी का टेम्परेचर कम हो रहा है,
तो देखना है दोनों का कूलिंग रेट कंपेयर करना है। अगर ए जल्दी से कूल होगा तो ये वाला ग्राफ आएगा। देखो ए का टेम्परेचर जल्दी कम हुआ, बी का लो। अगर बी जल्दी से कूल हो रहा है तो ये आंसर आएगा। अगर दोनों का कूलिंग रेट सेम है तो ये वाला आंसर आएगा। अगर कुछ गड़बड़ है देखो सी तो आना ही नहीं है, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। मुझे ए बी और डी देखना है किसका कूलिंग रेट ज्यादा कम है। पहले बात करता हूं कूलिंग रेट की। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि dt बाई dt, मतलब अगर हम देखो तो जो उसका जो रेट ऑफ एमिशन है, या फिर ऐसा देखो कि भाई सिग्मा या इंटू एरिया इंटू T⁴ बराबर ms डेल्टा टी मास हो जाता है। पहले तो ऑब्जेक्ट का एरिया कैसा ये देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल बीकर्स, वॉल्यूम दे रखा है तो मास हो जाएगा मास इंटू रो इंटू सी dt बाई dt। यानी कूलिंग रेट क्या हो गया dt बाई dt बराबर सिग्मा एरिया T⁴ m इंटू ms। मास हमें पता है ना, तो ये टर्म नहीं आएगा बच्चों, m इंटू सी। ये हो गया कूलिंग रेट माइनस में, टेम्परेचर कम होगा। अब मुझे देखो क्या कंपेयर करना है, टू आइडेंटिकल बीकर, यानी बीकर सेम है यानी उनका सरफेस एरिया सेम होगा तो ए चला गया, सिग्मा भी चला गया। दूसरा मुझे कंपेयर करना है डिफरेंट लिक्विड एट 60 डिग्री ईच, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है T⁴, यानी मुझे बस m और c को कंपेयर करना है। तो यहां पे डेंसिटी बोला गया है 8×10⁻² और उसका स्पेसिफिक हीट है 2000। तो a की बात करूंगा मैं, dt बाई dt ऑफ a, ये हो गया 1 मास यानी रो इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो वॉल्यूम भी सेम है तो ये जाने दो। रो की बात करेंगे 800, 8×10⁻², और सी कितना है उसका 2000, यानी ये हो गया 16×10⁵ पहले का हो गया। अब बी की बात करते हैं, dt बाई dt ऑफ बी 1 रो, तो इसका रो कितना बोला गया 10⁻³ और इसका है 4000, यानी हो गया 4×10⁶, यानी 10⁵ में 40 10⁵। अब देखो किसका dt बाई dt ज्यादा है, तो ए का कूलिंग रेट ज्यादा है, बी का कम, नीचे 40 है, यानी ए जल्दी ठंडा होगा। अपना आंसर आने वाला है ये ऑप्शन बी। ठीक है, आपको बस कंपेयर करना है। वैसे देखा जाए तो कूलिंग रेट का क्वेश्चन यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगता बच्चों, यहाँ पे लग रहा है अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला है स्टीफन्स लॉ का, लेकिन कूलिंग रेट की बात है इसलिए हमने यहाँ पे इसको सीक्वेंस में यहाँ पे रखा है। ठीक है, ज्यादा मैटर नहीं करता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलिंग रेट की बात करेंगे। वापस देखो यहाँ पे वापस वही पूछा है, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, इतने टाइम के बाद इतना हुआ, इतने टाइम के बाद इतना हुआ, तो फाइनल टेम्परेचर कितना टाइम, ये सारी चीजें पूछी गई, लेकिन ln की वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ पे आप ln का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ln का फॉर्मूला की बात करेंगे तो टाइम बराबर 1/k ln, पहले देखता हूं दिया क्या गया है। तो 80 से 40 हो रहा है 5 मिनट में, तो 62 से 32 कितने टाइम में होगा, ये बोला गया है। ठीक है, यानी मेरे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन एक तो ये है T2 माइनस T0, T1 माइनस T0, और T0 एम्बिएंट टेम्परेचर है 30। तो पहले हम यूज करेंगे टाइम 5 मिनट बराबर 1/k ln T2 माइनस T0। ठीक है, तो 40 माइनस 30 10 अपॉन T1 माइनस T0, तो 80 माइनस 30 5 50, तो 5 बराबर 1/k ln 5, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये ऊपर आएगा ना 1/5 तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ln 5 की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 1.6, यानी k हो गया बच्चों माइनस 1.6/5। ठीक है, अब दूसरे वैल्यू की बात करते हैं। तो दूसरे में क्या होगा, वापस टाइम कैलकुलेट करना है 1/k, तो 1/k का वैल्यू क्या आ गया -5/1.6, ऐसा कुछ होगा ना, -5/1.6 बराबर ln इंटू ln T2 माइनस T0, तो 32 माइनस 30 ये हो गया 2/62 माइनस 30 32, यानी ये हो गया 16,
तो -5/1.6 ln 16 माइनस माइनस चला जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 5/1.6 इंटू 4 ln 2। ln 2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.7 होता है यहाँ पे, 0.693 हम लिख लेते हैं 0.7, तो ये हो जाएगा 200/16 इंटू 0.77/10, यानी ये हो गया बच्चों 140/16, 140 यानी 10 से थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे बच्चों अपना जो, अब ये आंसर आएगा 8.6 के आसपास। ठीक है, ये आंसर आने वाला है 8.6 के आसपास, 9 तो नहीं आएगा, 8.6 आंसर आएगा, क्योंकि 9 से कम होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हमें यहां पे ग्राफ बताना है ln t माइनस t0 वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है, कौन सा होगा। तो पहले तो मुझे उसकी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, और हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन क्या है, dt/dt बराबर माइनस के टी माइनस t0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dt/t माइनस t0 माइनस के dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln t माइनस t0 बराबर माइनस के टी प्लस सी। देखो यही तो, ये तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि मुझे ln t माइनस टी नॉट वर्सेस t का, यानी ये y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे देखो तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई जिसका स्लोप नेगेटिव है। तो ऐसा ग्राफ एक ही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप नेगेटिव, इस तरीके से अपना ग्राफ होगा। तो ये बात हो गई बच्चों हीट ट्रांसफर की। जितने भी पॉसिबल केस थे वो मैंने मिनिमम टाइम में आपको कवर करने की ट्राई किया है, ताकि आप टाइम वेस्ट किए बिना बस आप एक बार ये सेशन को देख लो, तो आप ऐसा मान लो कि आपका पूरा हीट ट्रांसफर में जितने भी कंसेप्ट है उसका, देखो हम गारंटी नहीं देते इसी में से आएगा, लेकिन मैक्सिमम कंसेप्ट मिनिमम टाइम में कवर करना है, तो ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इस सीरीज के सारे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ उसको शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमें इसको शेयर भी करना है साथ साथ में। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, थोड़े दिनों के बाद हम मिलेंगे, जहां पे अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात शुरू करेंगे। फ्लूइड का सेशन बहुत अच्छा होगा, जिसमें हम फ्लूइड हो गया, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये सारे चैप्टर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। जय भारत।